नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री का आपका अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, आज अपन राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक काल में राजस्थान। और इसका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट होगा वो होगा सरस्वती नदी, जो कि लुप्त नदी है, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, जब भी अपन वैदिक काल की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यह है कि उसकी पृष्ठभूमि और उसका ओवरव्यू अपन को पता होना चाहिए कि वैदिक काल होता क्या है। तो पहले अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अपन बात करेंगे कि राजस्थान में क्या वैदिक कालीन बस्तियां बसाई गई थी, वैदिक कालीन आर्यों ने क्या यहां पर निवास किया था राजस्थान में। तो उससे संबंधित राजस्थान में कौन कौन से ऐसे स्थल है जहां पर वैदिक कालीन प्रमाण दिखाई देते हैं। चूंकि अपन ने पहले पढ़ लिया है ये चीजें, लेकिन ये भी पढ़ना अपन को जरूरी है कि वैदिक काल से लेकर राजस्थान में किस प्रकार की गतिविधियां चल रही थी। और साथ में जो कि लुप्त सरस्वती नदी है उसकी खोज के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। फिर बात पढ़ेंगे अपन महाजनपद काल की। तो आज अपना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा तो वो होगा वैदिक काल में राजस्थान। वैदिक काल में राजस्थान, ठीक है। साथ में सरस्वती नदी, जो सरस्वती रिवर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन देखिए, अब वैदिक काल के बारे में जब भी अपन पढ़ते हैं तो अपन को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वैदिक काल में जो आर्य जो इन्वर्जन करके यहां पर आए थे, ठीक है, उसके तहत वो सबसे पहले उनका जो निवास स्थान था वो कहां था। फिर उन्होंने उत्तर वैदिक काल में जाकर कहां पर अपना निवास स्थान बनाया, तो उनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या है। तो जानकारी के स्रोत क्या है, देखिए, अपन जब वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो अपन को यह भी तो पता होना चाहिए कि वैदिक काल की जानकारी अपन को कहां से मिली। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वैदिक साहित्य से। किससे मिली? वैदिक साहित्य से। वैदिक काल की जानकारी अपन को किससे मिली? वैदिक साहित्य से। किससे मिली? वैदिक साहित्य से। किससे मिली? वैदिक साहित्य से। अब देखो, वैदिक साहित्य में क्या है, ऐसे तो इसको अपन दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वो जब अपन वैदिक काल के बारे में अलग से पढ़ेंगे तब वहां जाकर बात है। यहां पर वैदिक साहित्य का मतलब क्या है। अब वैदिक साहित्य को भी अपन दो भागों में डिवीजन कर सकते हैं, भाई ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। तो ऋग्वैदिक साहित्य में तो क्या है, ऋग्वैदिक साहित्य तो में क्या है, इसमें ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में भी ये आप ध्यान रखना कि ऋग्वेद में 2 से लेकर 7 मंडल, क्योंकि ऋग्वेद में कितने मंडल है कुल ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। 10 मंडल में से 2 से लेकर 7 क्या माने जाते हैं? ऋग्वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं। लेकिन पहला और 8वां 9वां 10वां मंडल किस काल से संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। तो उत्तर वैदिक साहित्य, जब अपन उत्तर वैदिक साहित्य की चर्चा करते हैं तो उत्तर वैदिक साहित्य में क्या आता है। देखिए, अक्सर विद्वान या जो टीचर्स है वो ये गलती करते हैं, तो सीधा ये लिख देती है ऋग्वैदिक साहित्य है। लेकिन ध्यान रखना, ऋग्वेद की जो 10 मंडल है उस 10 मंडल में से 2 से लेकर 7 मंडल, जिनको कुल मंडल कहा जाता है या परिवार मंडल भी कहा जाता है, वो ही ऋग्वैदिक साहित्य का भाग है। बल्कि बाकी जो पहला 8वां 9वां और 10वां मंडल है वो उत्तर वैदिक साहित्य का भाग है, क्योंकि ये बाद में शेपक के रूप में जोड़े गए, यानी बाद के मंडल है ये। तो ये मैं कह सकता हूं कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, बाकी जो मंडल किसके हैं? इसके हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर वैदिक साहित्य का भाग है। अब देखो, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक व उपनिषद, क्या आ जाएगा? उपनिषद। अब देखिए, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी वेदों के जो अंतिम भाग के रूप में जो साहित्य लिखा गया, जो ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, वो क्या कहलाए? उपनिषद कहलाए, ठीक है।
एक वेदांग भी है, ठीक है। वेदांग नहीं है इसका भाग, है ना, वेदांग बाद में जाकर लिखे गए। तो वेदांत क्या है? उपनिषद है, ठीक है। तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये उत्तर वैदिक साहित्य के भाग है, ठीक है। ऋग्वेदिक साहित्य में क्या आता है? केवल ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में भी कौन से लेकर कौन से तक है? 2 से लेकर 7वें मंडल तक के भाग आते हैं, जिनको परिवार मंडल, कुल मंडल कहा जाता है। अब देखो, ये तो था वैदिक साहित्य। इन्हीं के आधार पर अपन क्या करते हैं? वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। किस काल का अध्ययन करते हैं? वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। तो अब देखो, जब वैदिक काल का अपन अध्ययन करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि इसका जो भौगोलिक क्षेत्र था वो क्या था। तो अब आप यहां पर भौगोलिक क्षेत्र के बारे में समझते हैं अपन। क्योंकि कोई भी जो सभ्यता या संस्कृति विकसित होती है उसका कोई ना कोई एक भौगोलिक एरिया जरूर होता है। क्या होता है? कोई ना कोई भौगोलिक एरिया जरूर होता है, क्योंकि वो एक विशिष्ट भौगोलिक एरिया, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी तो उसका भी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र था, वो था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र। इसका देखो क्या कहते हैं अपन। देखो, ऋग्वेदिक काल को अपन 2 भागों में जब पढ़ते हैं तो देखिए, पहले बात करते हैं अपन ऋग्वेदिक काल, यानी ऋग्वेदिक काल का जो मनुष्य था जिसको अपन आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य। इस आर्य ने अपनी प्रारंभिक बस्तियां कहां बसाई? तो प्रारंभिक बस्तियां बसाई उसने सप्त सिंधु क्षेत्र में। अब देखो, सिंधु नदी निकलती है आपकी, सिंधु नदी निकलकर कराची पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब ये पाकिस्तान देख लो आप, गंडक की सी हालत हो रखी है, और नक्शे में भी ऐसा ही दिखाई देता है ये, ठीक है। ये आपका अफगानिस्तान। अब देखिए, जो सप्त सिंधु प्रदेश है, तो सिंधु व उसकी 7 सहायक नदियां, सिंधु व उसकी सहायक नदियां, तो आपकी सिंधु होगी, फिर उसके बाद में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, ये जो नदियों का एरिया था। साथ में आपकी सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती नदी, ठीक है। ये क्या थी? ये भाग कहलाता था प्राचीन काल में सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश। प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ जैनद अवस्था में इसको हप्त हिंदू कहा गया है। अब देखो, जो कि वैदिक कालीन ऋग्वेदिक साहित्य है और इसी प्रकार ईरान में आपका जैनद अवस्था है, ये दोनों ग्रंथ समकालीन ग्रंथ माने जाते हैं और इनकी जो भाषाई समानता है उसको देखकर विद्वान खासे आश्चर्यचकित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस जैनद अवस्था में और ऋग्वेदिक साहित्य में जो समानता देखी गई है उससे यह पता चलता है कि संभवतः आर्य ईरान यानी मध्य एशिया से यहां पर क्या गए, भारत की तरफ आए थे। इसके लिए मैक्स मुलर ने मध्य एशिया का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत भी दिया है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रारंभिक जो वैदिक ऋग्वेदिक काल था, वो ऋग्वेदिक काल का जो मनुष्य है ना, वो कहां निवास करता था? आपके इसी सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करता था, ठीक है। क्योंकि आर्य जो प्रारंभ में निवास करता था तो उसके लिए उसने क्या किया? जन। क्या बनाए? जन बनाए। क्या बनाए? जन। जन या कबीलों के रूप में निवास करता था। अब जन का मतलब है जहां पर ये कबीलाई समूह करते थे। ऋग्वेदिक जो मनुष्य था वो किस प्रकार था? कबीलाई समूह में रहा करता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता रहता था? ट्रेवल करता रहता था, ठीक है। इस प्रकार की जो परिस्थितियां थी उस कारण इन्होंने इस क्षेत्र को चुना, क्योंकि इस क्षेत्र में घास के मैदान अच्छे से पाए जाते थे और आर्यों का मुख्य कार्य क्या हुआ करता था? पशुपालन, कृषि उसका द्वितीय कार्य था। ये कई बार कंफ्यूजन में रहते हैं कि आर्य कृषि करते थे, आर्यों का मुख्य कार्य ही पशुपालन था। इसके लिए वो क्या करते थे? आर्य ऋग्वेदिक काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे? ट्रेवल किया करते थे, पैदल यात्राएं किया करते थे, पशुओं के लिए घास के मैदान ढूंढा करते थे। इसी के कारण उन पे अक्सर जो युद्ध हुआ करते थे, और युद्ध का कारण क्या था? पशु को लेकर था।
गायों को लेकर था। ठीक है, तो जो ऋग्वेदिक आर्य था वो कहां निवास करता था? सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करता था। लेकिन उत्तर वैदिक आर्य कहां पर चला गया? उसने यहां से इन्वर्जन किया और कहां पर आकर रुक गया? आपकी जो गंगा और यमुना जो दोआब है, कौन सा? गंगा यमुना दोआब, यानी इस वाले क्षेत्र में आकर रुक गया। ठीक है, किस वाले क्षेत्र में आकर रुक गया? इस गंगा यमुना दोआब में आकर रुक गया। यानी उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य निवास स्थान क्या था? गंगा यमुना दोआब। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, यानी अब तक अपन ने दो चीज पढ़ी है। यानी ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत का मतलब समझ जाना कि पंजाब और सिंध प्रांत, यहां पर निवास किया इन्होंने। ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को किस नाम से जाना गया? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश किसमें निवास किया? ऋग्वेदिक आर्यों ने कहां पर निवास किया? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव कहां पर? यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। और सिंधु उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां, और साथ में आपकी सरस्वती नदी। इस प्रकार इसको सप्त, 7 नदियों का प्रदेश कहा गया। ठीक है, सप्त सैंधव। पंजाब का मतलब 5 नदियों का क्षेत्र आता है, उसमें आपकी कौन कौन सी आ जाएगी? आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज आ जाएगी। ठीक है, पंजाब में होती है, सिंधु पंजाब क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, इस पर सप्त सैंधव प्रदेश। लेकिन उत्तर वैदिक आर्यों ने कहां पर आकर निवास किया? तो उसके लिए आता है आपका गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब, क्या कहते हैं इसको? गंगा यमुना दोआब। इसी गंगा यमुना दोआब को वैदिक साहित्य में किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मऋषि देश। क्या कहा जाता है? ब्रह्मऋषि देश, या इसे ही अंतर्वेदी क्या कहा गया है? अंतर्वेदी। यानी इसे ब्रह्मऋषि देश भी कहा जाता है, इसे अंतर्वेदी भी कहा जाता है। यानी आपने ये समझा कि जो ऋग्वेदिक कालीन साहित्य था वो 2 भागों में बटा हुआ है, ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक। ठीक है, ऋग्वेदिक जो साहित्य था उसमें ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 10 मंडल में से 2 से लेकर 7 मंडल, जिनको कुल या परिवार मंडल कहा जाता है, वो ही ऋग्वेदिक साहित्य का भाग है। बाकी पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, इसलिए उनको उत्तर वैदिक काल का भाग माना जाता है। बल्कि उत्तर वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हो गए। इसके अलावा ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद वैदिक उत्तर वैदिक काल के सबसे अंत में लिखे गए थे, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है। वेदांत, अंत में लिखे गए, वेदांत कहा जाता है। ठीक है, फिर अपन ने बात की उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो निवास स्थान था वो क्या था? तो ऋग्वेदिक आर्य थे, उनका निवास स्थान तो सप्त सैंधव प्रदेश हुआ करता था। उन्होंने क्या किया? ऋग्वेदिक काल के बाद में वो कहां पर आ गए? उत्तर वैदिक काल में कहां पर आ गए? आपके गंगा यमुना दोआब में आ गए, जिसको अपन ब्रह्मऋषि देश या अंतर्वेदी कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर जहां तक आर्य ऋग्वेदिक काल में जो आर्य जन के रूप में थे, वो उत्तर वैदिक काल में किस रूप में परिवर्तित हो गए? जनपद के रूप में परिवर्तित हो गए। किस रूप में? जनपद के रूप में। यानी पहले आर्य घुमक्कड़ हुआ करते थे। कैसे? घुमक्कड़, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक जगह नहीं टिकते थे, चलते रहते थे। लेकिन जनपद काल में क्या हो गया? इन्होंने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिया। क्या करना प्रारंभ कर दिया? स्थायी निवास। और वो यहां पर आकर डट गए। कहां पर आकर डट गए? यहां पर। इससे आगे ले जा नहीं सकते क्योंकि बे ऑफ बंगाल आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर आकर डट गए। तो जनपद, जन का मतलब लोग, पद का मतलब पैर, जहां पर जाकर लोगों ने अपने पैर रख दिए, एक जगह रुक गए, उसी को क्या कहा गया? जनपद। यही जनपद बाद में जाकर किस में परिवर्तित हो गया?
महाजनपद में परिवर्तित हो गया, क्योंकि महाजनपद का मतलब होता है ऐसे नगर शहर जहां पर बड़ी जनसंख्या निवास करती हो और सभी प्रकार की सांस्कृतिक और भौतिक और राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती हो, उसको क्या कहा जाने लगा बाद में, महाजनपद कहा जाने लगा। तो देखो जन से क्या बन गया, जनपद। जन कहां पर था, ऋग्वेदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, जनपद बन गया। यानी पहले आर्य घुमक करते, फिर बाद में क्या हो गया, स्थायी निवास बनना प्रारंभ कर दिया। अब ये तो था आपका भौगोलिक क्षेत्र। अब देखो इसी क्षेत्र में एक चीज और ध्यान रखना, आपकी जो सरस्वती नदी है, सरस्वती और उसकी सहायक नदी एक दृश्यद्वती नदी, आज किस नाम से जानते हैं उसको, दृश्यद्वती नदी के नाम से जानते हैं। यानी सरस्वती, वैसे तो मैं सरस्वती नदी को और नदी साहित्य को एक बार अलग से पढ़ाने वाला हूं, तो सरस्वती और उसकी सहायक नदी हुआ करती थी दृश्यद्वती, ठीक है। ये दोनों नदियों की जो बीच का क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, ब्रह्मदेश। क्या कहलाता था, ब्रह्मदेश कहलाता था, ठीक है। ये सबसे पवित्र स्थान माना जाता था, सबसे पवित्र। क्यों, क्योंकि यह माना जाता है कि जो ऋग्वेद लिखा गया था, जो वैदिक साहित्य लिखा गया था, वो इसी सरस्वती नदी के किनारे लिखा गया था। और वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय सांस्कृतिक बिंदु क्या है, वो है यज्ञ करना। क्या है, यज्ञ करना। तो यज्ञ से संबंधित जो अनुष्ठानिक प्रक्रिया का विकास भी कहां पर हुआ, इसी सरस्वती और दृश्यवती नदियों की घाटियों में हुआ। इसी कारण सरस्वती नदी को ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी और सबसे प्रमुख नदी माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऋग्वेदिक साहित्य में सबसे ज्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है, लेकिन सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी थी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी थी, ठीक है। इस प्रकार सरस्वती और दृश्यवती नदियों के बीच का क्षेत्र तो ब्रह्मदेश कहलाया, और गंगा यमुना दो आपके बीच का क्षेत्र ब्रह्मऋषि देश कहलाया, ठीक है। और सिंधु और उसके साथ सहायक नदियों का क्षेत्र क्या कहलाया, सप्त सैंधव प्रदेश कहलाया, ठीक है। अब एक बार इसका अब स्क्रीनशॉट लो या एक बार वो कर लो ताकि अपन आगे चले। यस, अब देखिए ये तो आपका कुछ वैदिक कालीन भौगोलिक प्रसार क्षेत्र देखा अपन ने। वैदिक कालीन, अपन वैदिक काल के अपन को किस से जानकारी मिलती है वो देखी अपन ने, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें थी, क्योंकि जब अपन भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पूरी डिटेल से कि क्या था वैदिक काल, ठीक है। यहां पर अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इनका ओवरव्यू अपने दिमाग में छपा होना जरूरी है, ठीक है। अपन ने यहां पर तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें देखी, भौगोलिक प्रसार देखा, ठीक है, और आर्य के बारे में जिससे जानकारी मिलती है वो अपन ने पढ़ी। तो आर्यों के बारे में जानकारी देने वाले महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ आर्यों की अब तक जो बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, यानी आर्यों की जो निवास स्थल थे वहां से मिलने वाले मृदभांडों की प्रमाण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो उनके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन अभी तक अपन ने तीन चीजें देखी, एक तो सप्त सैंधव, ठीक है, आर्यों ने सबसे पहले निवास यही किया, सप्त सैंधव यानी सिंधु व उसकी 6 सहायक नदियां, 6 महत्वपूर्ण सहायक नदियां, सिंधु व 6 महत्वपूर्ण सहायक नदियों का क्षेत्र, ठीक है। एक तो ये पढ़ा अपन ने, यानी आर्यों ने सबसे पहले यहीं पर निवास किया, आर्यों ने या वैदिक ऋग्वेदिक, आर्यों या ऋग्वेदिक काल में लोगों ने सर्वप्रथम यहीं पर निवास किया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा ब्रह्मवर्त, ठीक है। ब्रह्मवर्त कहां पर था, ये आपके सरस्वती व दृश्यद्वती, सरस्वती या
द्रस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। इस प्रदेश को देवयोनिकृत माना गया, वह पवित्र प्रदेश माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि ऋग्वेद व यज्ञ अनुष्ठानों का विकास यही हुआ, ठीक है। इसलिए इस ब्रह्मव्रत को क्या माना गया? सबसे पवित्र देवयोनिकृत क्षेत्र माना गया, ठीक है। ये इसी का भाग था सप्त सैंधव का, लेकिन इसको एक अलग से ब्रह्मव्रत नाम भी दिया गया, ठीक है, क्योंकि सरस्वती और द्रस्वती उसकी सहायक नदी किस क्षेत्र का भाग मानी जाती थी? सप्त सैंधव का भाग ही मानी जाती, ठीक है। फिर तीसरा देखा अपन ने क्या? ब्रह्म ऋषि देश, या इसी को अपन एक नाम और देते हैं अंतर्वेदी, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश या अंतर्वेदी प्रदेश, ये क्या था? ठीक है, ये था उत्तर वैदिक काल में आर्यों का निवास क्षेत्र। यानी उत्तर वैदिक काल में आर्य किस ओर आ गए? ब्रह्म ऋषि देश की ओर आ गए। और ब्रह्म ऋषि देश कहां पर फैला हुआ था? ये गंगा व यमुना का दोआब, यानी किस क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि या अंतर्वेदी प्रदेश कहा जाता है? तो गंगा यमुना दोआब को कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये ऋग्वैदिक कालीन भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो यहीं पर अब देखो अपना जो राजस्थान है, अपना जो राजस्थान है वो राजस्थान सप्त सैंधव प्रदेश यानी इस ब्रह्मव्रत का भाग भी रहा है और इस ब्रह्म ऋषि देश का भी भाग रहा है। क्यों? क्योंकि अपना राजस्थान ऐसा है, ठीक है। अपना जो राजस्थान है जो गंगा यमुना दोआब का भी हिस्सा माना जाता है, ठीक है। और जो कि आपके जो सप्त सैंधव प्रदेश है उसमें जो कि सरस्वती नदी थी वो राजस्थान के पश्चिमी भाग से होकर बहती थी। तो ऐसे में अपना राजस्थान आपके सप्त सैंधव प्रदेश या ब्रह्मऋषि देश का भी भाग, सॉरी ब्रह्मवर्त देश का भी भाग था। और अपने राजस्थान का पूर्वी भाग किसका भाग माना जाता था? ब्रह्मऋषि देश या अंतर्वर्ती प्रदेश का भाग माना जाता था। ऐसी स्थिति में अपन को दोनों क्षेत्रों को पढ़ना जरूरी है। विद्वान बहुत कम बताते हैं कि भाई इस प्रकार भी है, तो ध्यान रखना ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान का जो उत्तरी भाग था वो सप्त सैंधव प्रदेश का ही एक भाग ब्रह्मव्रत का भाग माना जाता था, ठीक है। और राजस्थान का जो पूर्वी भाग था वो किसका भाग माना जाता था? आपका ब्रह्मऋषि देश या अंतर्वेदी प्रदेश या गंगा यमुना दोआब का। आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि जी गंगा यमुना दोआब का ही भाग माना जाता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, तो ऐसे में इसको भी क्या माना जाता है? उसी का भाग माना जाता है। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का निवास क्षेत्र क्या था? ब्रह्म ऋषि या अंतर्वेदी प्रदेश था, जिसको जो कहां पर फैला हुआ था? गंगा यमुना दोआब में फैला हुआ था। एक और नाम आता है आपको आर्यव्रत। ये आर्यव्रत क्या है? अपन ने ये भी देखा, बहुत कम को पता होगा सप्त सैंधव ब्रह्मव्रत ब्रह्म ऋषि देश या अंतर्वेदी या आर्यव्रत क्या है। आर्यव्रत को लोग ऐसे मानते हैं कि पूरा भारत ही आर्यव्रत था, लेकिन ये थियरी गलत है। सबसे महत्वपूर्ण बात है आर्यव्रत उसको कहा जाता था भारत का जो हिमालय से लेकर हिमालय से लेकर हिमालय से लेकर विंध्यन विंध्य पर्वत तक का भाग आर्यव्रत कहलाया।
ठीक है। आर्यवर्त किसे कहते थे? हिमालय से लेकर विंध्यन पर्वत तक का भाग क्या कहलाया? आर्यवर्त कहलाया। ठीक है। अब देखो भारत के वैसे तो बहुत सारे नाम है, जम्बू द्वीप भी कहते थे, आर्यवर्त भी कहते थे, भारत भी कहते थे, आज अपन हिंदुस्तान, इंडिया अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन भारत का जो सबसे सही नाम है वो है भारत। और दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि इसको आर्यव्रत या हिंदुस्तान भी कह सकते हो। ठीक है। वैसे तो ये शब्द हिंदुस्तान का, ये जो कि अरबी भाषा का दिखाई देता है, लेकिन भारत सबसे उपयुक्त शब्द माना जाता है। इंडिया शब्द तो अंग्रेजों ने अपने लिए गलत इस्तेमाल किया था, लेकिन अपन ने उसको इंडिया क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया भाई अपन इंडियंस से। इंडियंस का मतलब होता है गंदे, है ना, पशुपालन करने वाले, जो गंदगी में रहते हैं, उस संदर्भ में उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन आज अपन इंडियंस करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नाम है, अपन को खुद को भारतीय कहना जरूरी है। ठीक है। ठीक है। तो आर्यवर्त, हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र क्या कहलाता? आर्यवर्त कहलाता था। विंध्याचल पर्वत से लेकर दक्षिण का भाग क्या कहलाता था? द्रविड़ क्षेत्र, या आपका क्या कहलाता था? दक्कन का क्षेत्र कहलाता था। इतना सा जरूर ध्यान रखिए। ठीक है। तो अपन ये चारों पॉइंट आपको बहुत पता होने चाहिए, क्योंकि अक्सर कई बार पूछ लेता है सप्त सिंधु प्रदेश क्या है, ब्रह्मवर्त क्या है, ब्रह्मऋषि देश या अंतर्वेदी क्या है, आर्यवर्त क्या है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन सप्त सिंधु प्रदेश में अपन सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस। अब ये तो थे प्रमुख क्षेत्र। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में वैदिक काल। अब महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा। अब देखो सबसे पहले तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था। ठीक है। तो मैं एक बार टाइम पीरियड बता ही देता हूं आपको। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? तो ध्यान रखना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। और दूसरा क्या था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है। क्योंकि 600 ईसा पूर्व से क्या हो जाता है? आपके महाजनपद काल प्रारंभ हो जाता है। यानी जनपद, इस काल में जो जन थे यहां तक आकर क्या बन गए? जनपद। और वही जनपद आकर जाकर इससे आगे जाकर क्या बन गए? महाजनपद। ठीक है। एक क्रमिक विकास दिखाई दे रहा है इनमें, जनपद और महाजनपद। ठीक है। अब देखो ऋग्वैदिक काल में, देखो राजस्थान में ऋग्वैदिक काल में क्या था? राजस्थान में सरस्वती व द्वती नदी घाटी में ऋग्वैदिक आर्यों की बस्तियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है। सरस्वती और सरस्वती नदी घाटी में क्या प्राप्त होता है अपन को? ऋग्वेद आर्यों की क्या प्राप्त होते हैं? बस्तियों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है। देखो आर्य एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। लेकिन वास्तव में ये न तो पूरी ग्रामीण थी और न ही पूर्ण रूप से शहरी थी। जिस प्रकार से आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको शहरी सभ्यता माना जाता है, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी पूर्णतः शहरी नहीं थी, उसमें भी ग्रामीण तत्व मौजूद थे। उसी प्रकार आपकी जो वैदिक सभ्यता थी वो भी पूर्णतः ग्रामीण नहीं थी, उसमें भी कुछ ना कुछ शहरी तत्व मौजूद थे। ठीक है। अब देखो अपने राजस्थान में ऋग्वैदिक काल से क्या दिखाई देता है? सरस्वती और सरस्वती नदी घाटियों में क्या दिखाई देते हैं अपन को? आपका ऋग्वैदिक आर्यों की बस्तियों के प्रमाण दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर कौन कौन सी बस्तियां? तो गंगानगर में आपने सुना होगा, एक तो अनूपगढ़, तरखनवाला डेरा, और चक 86। ये क्या थी? आपकी वैदिक कालीन बस्तियां थी जो कि उत्तरी राजस्थान में बसी हुई थी। कहां पर? ये सब गंगानगर। ठीक है। यहां पर अपन को क्या दिखाई देते हैं? यहां पर अपन को ऋग्वैदिक कालीन
बस्तियां प्रमाण दिखाई देते हैं। क्योंकि इनके प्रमाण की जानकारी अपन को कैसे होती है, देखो उत्तर वैदिक काल में भी अपनी यहाँ पर बस्तियां थी, तो उत्तर वैदिक काल में अपन को गंगा यमुना तो आपके हिस्से थे, तो इस काल में अपनी बस्तियां कौन कौन सी थी अपने पता होगा। एक तो बैराट, कहां पर, जयपुर, ठीक है। बैराट के बाद में जोधपुरा, जयपुर, ठीक है। इसके बाद में नौ है भरतपुर, ठीक है। इसके अलावा सुनारी, झुंझुनू, ठीक है। ये क्या थी, ये सब वैदिक कालीन बस्तियां हुआ करती थी। यहां पर क्या हुआ करती थी, वैदिक कालीन बस्तियां हुआ करती थी। अब वैदिक कालीन बस्तियों की पहचानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि देखो अपने पास साहित्यिक साक्ष्य तो अपन को भौगोलिक ज्ञान तो पता हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो कहां कहां निवास करते थे ये अपन को केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है। और पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक तो लोहा। अब लोहे को लेकर भी आप एक चीज ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल के मनुष्य लोहे का ज्ञान नहीं था। लोहे का ज्ञान ऋग्वैदिक कालीन मनुष्य को या ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, बल्कि उत्तर वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लोहे किसे तो अपन को उत्तर वैदिक काल की पता चल जाती है, लेकिन मृदभांड एकमात्र ऐसा साक्ष्य था जिससे क्या हुआ, अपन को वैदिक, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक कालीन बस्तियों के प्रमाण साफ साफ दिखाई दिए। और वो मृदभांड क्या था, ठीक है, तो वो था PGW। कौन सा, PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर, यानी चित्रित धूसर, जिसको आप सलेटी बोलते हो, रंग का मृदभांड। ये आर्य संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण मृदभांड है, ठीक है। आर्य संस्कृति की बस्तियों का पता इसी मृदभांड से पता चलता है। और अपन ने जब लोहे युगीन सभ्यता पढ़ी थी तब अपन ने देखा था कि बैराट से भी PGW प्राप्त हुआ है, जोधपुरा से भी PGW प्राप्त हुआ है, नोहे से भी PGW प्राप्त हुआ है, और सुनारी झुंझुनू से भी PGW प्राप्त हुआ है। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि चित्रित दूसरा मृदभांड आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला मृदभांड माना जाता है। अपन ने पहले पढ़ चुका है, ज्यादा डिस्कस करने की बात है नहीं यहां पर। यानी सरस्वती और सरस्वती नदी घाटियों में ऋग्वैदिक आर्य की बस्तियों के निवास प्रमाण मिलते हैं, अनूपगढ़, तरकनवाड़ा, चकछियासी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में भी जैसे बैराट, जोधपुरा, नोहर, सुनारी। तो मैं कह सकता हूं कि वैदिक काल, इन दोनों को मैं वैदिक काल बोल सकता हूं। तो वैदिक काल, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा वैदिक काल, ना ही ऐसे नहीं पूछेगा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ना वैदिक काल पूछेगा तुमको। वैदिक काल की राजस्थान में बस्तियों के प्रमाण कहां कहां से मिलते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना, ये 3 और 4 7 स्थल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये लोहे युगीन थे तो इनको लोहे युगीन भी माना जाता है। तो अनूपगढ़, तरखनवाड़ा, डेरा, चकछियासी, गंगानगर, बैराट जयपुर, जोधपुरा जयपुर, नोहे भरतपुर और सोनारी झुंझुनू, ये सभी स्थल किससे संबंधित है, वैदिक सभ्यता से संबंधित है। और सीधा एक क्वेश्चन पूछेगा आपको, वैदिक सभ्यता से संबंधित स्थलों की जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती है, तो चित्रित दूसरे मृदभांड यानी PGW से प्राप्त होती है, यानी पेंटेड ग्रेवेयर से प्राप्त होती है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। लोहे के बारे में भी पूछेगा, लोहे युगीन, ये लोहे युगीन भी बस्तियां हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में ही पहली बार वैदिक काल में ही पहली बार लोहे का प्रमाण दिखाई देता है। अपन ने खूब पढ़ा है लोहे के बारे में, सुनारी से लोहे गलाने की भट्टियां मिली है वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका खूब पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो था आपका राजस्थान में वैदिक कालीन बस्तियां। अब अपन बात करेंगे लॉस्ट सरस्वती नदी के बारे में। किसके नदी के बारे में, लुप्त सरस्वती नदी के बारे में। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ये तो थी आपका वैदिक काल में राजस्थान में कहां पर बस्तियां बसी हुई थी, और वैदिक कालीन अपन बस्तियों के बारे में जाने, ठीक है। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन इनके बारे में डिटेल, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ये कहां पर वैदिक कालीन बस्तियां निवास करती थी अपने राजस्थान में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लुप्त सरस्वती नदी के, लॉस्ट सरस्वती रिवर, ठीक है, सरस्वती नदी। क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती थी,
ऐसे में राजस्थान के इतिहास का, राजस्थान की ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, तो इसका पता होना जरूरी है। अब देखो, जब सरस्वती नदी के बारे में पढ़ते हैं तो वैदिक साहित्य में अपन नदियों का जिक्र करते हैं, तो ध्यान रखना वैदिक साहित्य में, पूरे वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में कुल 31 नदियों का उल्लेख हुआ है। वैदिक साहित्य में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? तो ध्यान रखना 31 नदियों का उल्लेख हुआ है। इन 31 नदियों में से ऋग्वेद में, अकेले ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। यानी अकेले ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 25 नदियों का उल्लेख हुआ है। अब ऋग्वेद में देखो अलग 10 मंडल है, 10 मंडल में से जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या दे रखा है? नदी सूक्त दे रखा है, नदी सूक्त दे रखा है। क्या दे रखा है? नदी सूक्त। इसमें विवाह सूक्त भी मिलता है आपका, इसमें आपका ठीक है पुरुष सूक्त भी मिलता है, जिसमें आपके वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद का 10वें मंडल में क्या दे रखा है? नदी सूक्त दे रखा है। इस नदी सूक्त में कुल 19 नदियों का उल्लेख हुआ है। यानी अपन ने 3 चीज पढ़ी वैदिक, पूरे वैदिक साहित्य में। अब वैदिक साहित्य में क्या है? 4 वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। उनमें कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 31 नदियों का। अकेले ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 25 नदियों का। लेकिन ऋग्वेद के मायन 10वें मंडल, कौन सा मंडल? 10वें मंडल में नदी सूक्त दे रखा है। उस नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का उल्लेख हुआ है? 19 नदियों का उल्लेख हुआ है। सरस्वती नदी के बारे में अब बात आती है। सरस्वती नदी के बारे में, इन नदियों के बारे में अपन जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। मैं पॉइंट पर आ रहा हूं सीधा सरस्वती नदी पर। ये पता होना चाहिए भाई कुल कितनी नदियां वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद में 25 का उल्लेख है, जिसमें से 10वें मंडल में तो 19 नदियों का उल्लेख। ध्यान रखना, अब आप यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि जो 10वां मंडल है वो उत्तर वैदिक साहित्य का भाग है। यानी ये सीधी सीधी बात है कि ये नदियां बाद की नदियां हैं, बाद में जोड़ी गई नदियां हैं। लेकिन ऋग्वेद का जो 6ठा मंडल है, ऋग्वेद का 6ठा मंडल, इस ऋग्वेद के 6ठे मंडल में सरस्वती सूक्त दे रखा है। क्या दे रखा है? सरस्वती सूक्त दे रखा है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल में सरस्वती सूक्त दे रखा है, जिसमें सरस्वती नदी को अनेक नामों से पुकारा गया है। ठीक है, क्या पुकारा गया है? सरस्वती नदी को क्या गया है? अनेक नामों से पुकारा गया है। और वो नाम क्या क्या है सरस्वती नदी को? देखो यहां पर अंबितमे, नदी तमे, अन्नवती, उद्दकवती, सौभाग्यदायिनी, सौभाग्यदायिनी और सप्त सिंधु की जननी। ठीक है, सप्त सिंधु की जननी। इसके अलावा नदियों में अग्रवर्ती, ठीक है। तो देखो सरस्वती नदी को अंबितमे, नदी तमे, अन्नवती, उद्दकवती, सौभाग्यदायिनी, सप्त सिंधु की जननी
और नदियों में क्या दे रखा है, अग्रवती दे रखा है। ठीक है, ये नदियों देखो ऋग्वेद के छठे मंडल में, ये चीज ध्यान रखना, ऋग्वेद के छठे मंडल में सरस्वती नदी के बारे में एक सूक्त अलग से दे रखा है। ठीक है, सरस्वती सूक्त, जिसमें सरस्वती नदी को अनेक नामों से पुकारा गया है। वो नाम क्या क्या है, इसको अम्बितमे, नदी तमे, अन्नवती, उद्दगवती, सौभाग्यदायिनी, सप्त सिंधु की जननी, और नदियों में क्या कहा गया है, अग्रवर्ती कहा गया है। यानी सरस्वती नदी के, ये एकमात्र ऐसी नदी है जिसके इतने नाम मिलते हैं और उसके लिए एक अलग से सूक्त दिया गया है, और वो भी किस मंडल में, ऋग्वेद के छठे मंडल में दिया गया है। ठीक है, ये नाम जरूर ध्यान रखना, अम्बितमे, नदी तमे, अम्बितमे, अन्नवती, उद्दगवती, सौभाग्यदायिनी, सप्त सिंधु की जननी, नदियों में अग्रवर्ती कहा गया है। ठीक है, अब देखो जो सरस्वती नदी है, अब देखो ऋग्वेद में सरस्वती नदी की सहायक नदियां, सरस्वती, सहायक नदियां, तो ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक नदियां कौन सी है, एक तो द्रस्द्वती नदी और एक आपया नदी। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेदिक कालीन सरस्वती नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी, तो द्रव्यवती नदी, द्रस्द्वती नदी, ये अपनी वाली द्रव्यवती मत कर देना भाई, द्रस्द्वती नदी है ये अपनी वाली द्रव्यवती है, ये द्रस्द्वती नदी और आपया नदी थी। ठीक है, अब देखो ये सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। अब विलुप्त होने के कई कारण बताते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हुई या यहाँ की शुष्कता बढ़ गई, उसके कारण। अब देखो कई विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों के क्या हो गए, अपसरण या यहाँ से खिसकने के कारण क्या हुआ, इस सरस्वती नदी का क्या हो गया, पूर्व की तरफ क्या हो गया, इस क्या हो गया, घूम गई। ऐसे में कई विद्वान ये मानते हैं कि आज जो यमुना है वो ही सरस्वती का रूप हो सकती है, लेकिन कई विद्वानों का ये मानना है कि सरस्वती नदी क्या हो गई, यहाँ की शुष्कता के कारण क्या हो गई, विलुप्त हो गई, और उसके आज उसके रूप में कौन सी नदी बह रही है, घग्गर नदी बह रही है। कौन सी नदी बह रही है आपकी, घग्गर नदी बह रही है। और इसी घग्गर नदी को सरस्वती नदी का प्राचीन रूप मानने के लिए किसने शोध कार्य किया, वो किया ओरेल स्टाइन ने। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है सरस्वती नदी की खोज व सर्वेक्षण का कार्य ओरेल स्टेन ने किया तथा इसे घग्गर तथा सरस्वती को घग्गर को प्राचीन सरस्वती नदी का रूप मानने की प्रसिद्धि दिलाई। यानी ओरेलिस्टाइन ने क्या किया, इस सरस्वती नदी घाटी को खोजा और जो वर्तमान में आज घग्गर है उस घग्गर को प्राचीन सरस्वती का रूप मानने में क्या करवाई, इसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज इस घग्गर नदी को क्या माना जाता है, प्राचीन सरस्वती नदी का क्या माना जाता है, रूप माना जाता है। इसी कारण अक्सर विद्वानों ने इनको क्या कह दिया है, अंतसलीना या मृत नदी या डेड रिवर कहते हैं। डेड रिवर यानी क्योंकि वो मर गई, आज उसके कुछ विलुप्त के प्रमाण दिखाई देते हैं। ठीक है, उसकी खोजबीन की गई। इस खोजबीन में बाद में जाकर ओलेस्ट स्टाइन ने क्या किया, इस खोजबीन को जियोग्राफिकल सर्वे में प्रकाशित किया। इस सर्वे को ओरेल स्टेन ने अपने सर्वे कार्य को
दी जियोग्राफिकल सर्वे में ए सर्वे वर्क ऑफ एंसेंट साइट्स along the सरस्वती रिवर। ए सर्वे वर्क ऑफ एंसेंट साइट along the सरस्वती रिवर नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। किस शीर्षक से प्रकाशित किया? यानी दी जियोग्राफिकल सर्वे नामक एक पत्रिका थी, उसमें ए सर्वे वर्क ऑफ एंसेंट साइट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंसेंट साइट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर नामक सर्वेक्षण का कार्य किसका था? तो किस विद्वान का था? ऑरेलस्टाइन का था। किसका था? ऑरेलस्टाइन का था। ठीक है, जो किसमें प्रकाशित किया, कब प्रकाशित किया, यह भी ध्यान रखना। इस कार्य को कब प्रकाशित किया? तो अप्रैल 1942 में प्रकाशित किया। और अप्रैल 1942 में इस सर्वे को प्रकाशित करके इस प्राचीन सरस्वती नदी की खोज को कार्य को क्या कर दिया? एक महान गति प्रदान की। बाद में जाकर इसी सरस्वती नदी के खोजबीन के कार्य में कौन कौन जुट गए? आपके प्रसिद्ध विद्वान विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय। बाद में विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय ने इसी सरस्वती नदी घाटी को खोज कर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि जिस सरस्वती नदी घाटी जो प्राचीन काल में विलुप्त हो गई थी, वो प्राचीन काल में इसी क्षेत्र से होकर बहती थी। और बहती कहां से थी? आपके हिमाचल से निकलकर, हिमालय से निकलकर हिमाचल, आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में श्री गंगाना, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर से होती बहती हुई सीधी कहां पर जाकर गिरती थी? गुजरात से होकर सीधी अरब सागर में गिरती थी। इसी सरस्वती नदी खोज के बाद में क्या हुआ? घग्गर नदी को सरस्वती नदी का आधुनिक रूप माना गया। और यह प्रसिद्धि दिलाने में योगदान किसका था? ऑरेलस्टाइन का था। ऑरेलस्टाइन ने क्या किया? सबसे पहले इसका सर्वेक्षण कार्य किया और इस यहां पर रिसर्च का कार्य किया और ये अपने रिसर्च को किसमें प्रकाशित करवाया? दी जियोग्राफिकल सर्वे में प्रकाशित किया। और किस नाम से? ए सर्वे वर्क ऑफ एंसेंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर नाम से प्रकाशित करवाया। कब करवाया? अप्रैल 1942 में। उसके बाद में विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय ने बहुत सारे जियोग्राफिकल विद्वानों या भूगोलवेताओं के साथ मिलकर क्या किया? इस सरस्वती नदी घाटी को खोज निकाला। ठीक है, इस प्रकार ये सरस्वती नदी घाटी आज अस्तित्व में आई। आज भी इसके प्रमाण अपन को साफ साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये तो थी आपकी लॉस्ट सरस्वती नदी। आज अपन ने पढ़ा महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक काल में राजस्थान। उसके अपन ने कुछ बस्तियां पढ़ी और पहले पढ़ चुके अपन, लेकिन अलग से ये पढ़ना जरूरी था कि राजस्थान में भी वैदिक कालीन सभ्यताएं थी, बिल्कुल थी यहां पर। और किस प्रकार सरस्वती नदी विलुप्त हुई, उसकी खोजबीन किस प्रकार चली, तो ये सरस्वती नदी के लिए अलग से चीज थी। ठीक है, बहुत कम लोग ये बताते हैं कि सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है, अलग से कोई भी नहीं पढ़ाता है, बस इतना सा लिख देते हैं कि हाँ ऑरेलस्टाइन ने क्या कर दिया? सरस्वती नदी के बारे में खोज कर दी। ठीक है, बाद में श्रीधर विष्णु वाकणकर महोदय ने भी यहाँ पर खोज का कार्य किया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है वे कौन से दो विद्वान है जो सरस्वती नदी घाटी या विलुप्त सरस्वती नदी खोज से जुड़े हुए हैं? तो आपके कौन कौन से हैं विद्वान? बहुत सारे हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण, ऑरेलस्टाइन और विष्णु श्रीधर वाकणकर महोदय। ठीक है, अब देखिए, अब जो अपने अगली क्लास होगी वो होगी महाजनपद काल की। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, खमा गणी।